सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी 2020 का फिजिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन पे होने वाली है। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक के सॉल्व करे थे। अब पार्ट 2 की बारी है, जिसमें हम लोग 16 से लेके 30 तक के पूरे पूरे सारे जितने भी पेपर हैं, ये कंप्लीट पूरा जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में क्या खास होने वाला है और आप क्यों देख रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि ऑल क्वेश्चन आंसर्ड है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन के हम लोग प्रॉपर लेवल से आंसर लिखेंगे। डिटेल सॉल्यूशन में जाएंगे। डिटेल सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नोट्स, जो कोचिंग सेंटर के अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड लेवल नोट्स होंगे, यानी कि ऐसे नोट्स जिनको आप बिल्कुल देख के अपनी कॉपी में उतारो और बोर्ड में वैसे का वैसे ही लिख के आना है आपको, ठीक है। पावर पैक नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट पूरे में से पूरे मार्क्स दिलवाएंगे आपको। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर का बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। और एक सॉल्यूशन बुक, यानी कि सॉल्यूशन बुक की तरह काम करेगा। जैसे आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हो बुक वगैरह, सॉल्व पेपर की पुराने जो भी प्रीवियस ईयर होते हैं, अब क्या होता है उनकी लैंग्वेज कभी कभी इतनी हार्ड हो जाती है ना, और समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, और बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करनी है चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना और एंड तक देखना इस पार्ट 2 को। पहला पार्ट जो है इसका, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना 17वें क्वेश्चन से, क्योंकि 16 क्वेश्चन तक के जो वीडियो थी वो मैंने बना दी थी। तो 17वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 17वां क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक भी लिखो। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे पहले हमारी हेडिंग डलेगी। किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन आदि से संबंधित तरंग को ही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों की जो भी तरंगदैर्घ्य होती है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। और इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, लैम्डा बराबर h/p। h प्राग्नीयतांक, p संवेग। तो कोई भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया या फोटोन हो गया, जब ये गति कर रहे थे तो ऐसा देखा गया कि इनके गति करने के साथ साथ ये अपने आसपास से कुछ प्रकार की तरंगें निकाल रहे थे। अब है तो ये कण, लेकिन ये तरंग की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो बस द्रव्य की इस द्वैत प्रकृति को ही सबसे पहले पहचाना था डी ब्रोगली ने। तो इसने ये पता करा कि जो छोटे छोटे कण हैं वो अपने पास से एक प्रकार से तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं, और इन तरंगों को नाम दिया डी ब्रोगली तरंग, ठीक है। यहाँ मैटर वेव के नाम से भी आ जाता है। तो ये इसका 2 क्वेश्चन का, जो 2 नंबर का मार्क्स का है, उसका आंसर था। अब हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन पे कह रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव नाभिक, जो हमें ये दिया हुआ है गिवन, के श्रेणी क्रम में 6 होते समय क्रमशः 2 अल्फा और 3 बीटा कण निकलते हैं। अंत में प्राप्त वाई नाभिक और वाई परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, इसने हमें एक परमाणु दिया हुआ है 88Ra228, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 88 है और भार 228 है। इसमें से 2 अल्फा और 3 बीटा कण निकलते हैं। तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अल्फा कण और बीटा कण निकलने पे क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें केवल और केवल सॉल्यूशन नहीं, इनके आंसर भी बहुत ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल ही प्रॉपर लेवल से अपनी तैयारी के साथ जा सकें। तो हमारे पास कोई एक तत्व ZXa है, मतलब Z परमाणु क्रमांक है और A इसका द्रव्यमान होगा, भार। जैसे ही अल्फा कण निकलेगा, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और भार में 4 की कमी होगी, ये आपको याद रखना है, और एक अल्फा कण को निकाल देंगे। बीटा कण जैसे ही उत्सर्जित होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और भार में कोई वृद्धि नहीं होगी, और एक बीटा कण निकल जाएगा। तो ये कीवर्ड था, इसका कीवर्ड मीन्स ये आपको पता होना चाहिए। तो बस अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये तत्व, इससे 3 अल्फा कण पहले निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि 3 अल्फा कण, यहाँ पे 2 अल्फा कण होगा, ये 3 नहीं है, ठीक है, 2 अल्फा कण है। अब 2 अल्फा कण है, तो यहाँ पे चलो हमने 3 के लिए सॉल्व कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपको पता है कि भैया जो भी हमारा परमाणु क्रमांक था, जैसे Z था यहाँ पे, तो अब कमी कितने की होती है जब एक अल्फा कण निकलता है, तो कितने की होती है, 2 की, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 अल्फा कण निकल रहे हैं, मैंने 3 के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 3 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो 82 आ जाएगा। और परमाणु भार में कितने की कमी होती है, 4 की। तो परमाणु भार था 228, 3 अल्फा कण निकल रहे थे और 1 निकलता है तो 4 की कमी होती है, तो 3 निकलेंगे तो 4 × 3 कर देंगे, तो इसे माइनस करेंगे 216 आ जाएगा। उसके पश्चात बीटा कण निकलने पर, ठीक है, अब बीटा कण भी निकल रहा है हमारा,
तो बीटा कण जो निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बीटा कण मान लिया उसे, जितने बीटा कण निकलेंगे उतनी परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि कर देंगे। जैसे एक निकल रहा है तो एक की वृद्धि कर देंगे और भार उतने का उतना ही रहेगा। तो इसलिए एक बीटा कण जैसे ही निकलता है हम लोगों का, तो हमने इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि कर दी, तो 83 हो जाएगा। भार अब उतने का उतना ही बचा रहेगा जितना पहले था। तो हमारा जो नया आइसोटोप बनेगा वो कुछ ये बनेगा। अब इसका नाम हमें नहीं पता तो हमने एक्स ही रहने दिया, ठीक है। एक्स की जगह आप वाई लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वाई की बात कर रहा था। तो 2 अल्फा और 3 बीटा की जगह मैंने 3 अल्फा और 1 बीटा के लिए इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 अल्फा और 3 बीटा के लिए आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के लिए भी मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताना है, ठीक है। इसने क्या करा, हमें एक संधारित्र दिया हुआ है और इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो कह रहा है बताओ इसकी धारिता कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो देखो जैसा आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल डिटेल में मैंने थ्योरी लिखने की कोशिश करी है और बिल्कुल पेपर में कैसे लिख के आना है वो समझ लो, आप यहाँ देख रहे हो। तो हमने माना कि एक ए क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेट एक्स और वाई है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। क्षेत्रफल ए एन दोनों प्लेटों का, एक्स और वाई 2 प्लेट ये वाली और दूसरी ये वाली मैंने मान ली, जो स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच की दूरी कितनी मान रखी है, स्मॉल डी। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के सिद्धांत से जो हमारी दूसरी प्लेट है यानी ये वाई प्लेट, उससे माइनस आवेश आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको एक्स वाले जो हमारी प्लेट है इसको प्लस चार्ज दिया, फटाफट से दूसरे वाले पे माइनस का चार्ज आ गया। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्लस वाली पे ये प्लस हो गया और दूसरी वाली माइनस वाली प्रेरण के सिद्धांत से क्या हो गई, माइनस में आ गई। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू बटे, इसलिए यहाँ पे मैं सिग्मा की जगह क्यू बटे ए लिख सकता हूँ और के एप्सिलॉन नॉट तो था चल ही रहा। तो समीकरण 1 बना के यहाँ छोड़ देंगे। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है, जैसे ही विद्युत क्षेत्र आएगा, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से दूर माइनस की तरफ, तो कुछ ये जो एरो मैंने दिखा रखा है वहाँ पे दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब विद्युत क्षेत्र आते ही विभव भी आ जाएगा, तो बस प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है V बराबर वो इस फॉर्मूले से आता है। यहाँ से V की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो आ जाएगा V बराबर E इंटू डी। समीकरण 1 से E का मान हमें पता है तो हमने E का मान लगा दिया और D ऐसे। अब संधारित्र की धारिता C होती है तो C बराबर Q अपॉन V होता है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से मैं V का मान ये वाला पूरा का पूरा इसमें उठा के रख दूंगा। जैसे ही रखूंगा ऊपर Q चला आ रहा है, नीचे V का मान, तो Q से Q कट जाएगा, आंसर हमारा कुछ ये देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा आप एक बार फिर से डेरिवेशन देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये भविष्य में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये चीज़ हमारा डायग्राम हो गया। तो ये हमारा 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20वें पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है कि 60 ओम के प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध को घटा के 30 ओम कर देने पर धारा का मान इतने एम्पियर हो जाता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। तो 2 कंडीशन दे रखी है, एक में प्रतिरोध है 60 ओम, दूसरे में प्रतिरोध है 30 ओम। जब 60 ओम प्रतिरोध है तो धारा जा रही है 0.3 एम्पियर और जब 30 है तो धारा जा रही है 0.5 एम्पियर। तो हमने बस गिवन लिखा, R1 हमें 60 दिया हुआ है, I1 हमें 0.3 एम्पियर है, R2 हमें 30 दिया था और ये। अब मुझे पता है EMF मुझसे वो पूछ रहा है क्या चीज़, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई, ना तो मुझे E के बारे में कुछ संकेत मिल रहा है, ना ही मुझे स्मॉल r के बारे में, ना तो EMF ना ही आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन प्रतिरोध और धारा से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ, वो है विभवांतर V। तो बस वही कर रहे हैं हम लोग। मुझे पता है V बराबर होता है I इंटू R, ओम के नियम से सबको पता होगा, ठीक है। तो बस इसलिए पहली कंडीशन से V1 निकाल लेंगे, I1 R1 करके, I1 पता है इतना है, R1 इतना है तो इतने वोल्ट आ गया। दूसरी वाली कंडीशन से V2 निकाल लेंगे I2 R2 करके, जो कि इतना आ जाएगा। अब जैसे ही V पता चल गया, I पता है, तो अब मुझे ये फॉर्मूला याद आना चाहिए।
V बराबर ई माइनस आई आर, जो आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर और EMF के बीच संबंध होता है। तो पहली कंडीशन से V1 बराबर E इंटू I1 R करा, V1 की वैल्यू रखी, E का पता नहीं, I1 इतना है और R ये। ऐसी सेकंड कंडीशन से दूसरी समीकरण बनाई। समीकरण 1 और 2 को हमने घटा दिया, जैसे ही घटाएंगे तो राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड में सॉल्व हो जाएगी, यानी कि 18 में से 15 माइनस कर देंगे। ये पूरी समीकरण ऐसे ही और ये वाली ऐसी। अब माइनस के कारण ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। सॉल्व जैसे ही करोगे 18 में से 15 होगा तो 3 बचेगा, ई से ही कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आपका 0.2 आ रहेगा, ठीक है, सॉल्व करने पे पूरा का पूरा। तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था हम लोगों का ये, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं था, इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। उसके बाद हम इस आर के मान को जैसे ही समीकरण में किसी भी एक में समीकरण में उठा के रखो तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा और इतना कुछ आएगा। तो ये हमारा था अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्र प्रतिघात XC का अर्थ बताइए और स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, XL और XC के बारे में बताना है। तो प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है जब किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, ठीक है। आपको पता था नॉर्मल जो हमारा DC सर्किट होता है उसमें केवल प्रतिरोध R होता है, लेकिन जब AC सर्किट आ जाता है तो उसमें प्रतिरोध जो है अब वो एक तो R यानी कि प्रतिरोध भी लगता है कुंडली, जो बाधा कहेंगे धारा के मार्ग में, दूसरा वो कुंडली भी लगाती है और तीसरा संधारित्र भी। तो जब कुंडली वो धारा के मार्ग में रुकावट डाली तो इसे कहेंगे हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात और इसे XL से शो करते हैं, मात्रक ओम रहेगा, फॉर्मूला कुछ ही होता है। संधारित्र प्रतिघात में भी परिभाषा यही रहेगी, बस कुंडली की जगह क्या आ जाएगा संधारित्र और फॉर्मूला कुछ ही होता है। तो दोनों में अंतर बहुत सिंपल है, एक छोटी सी परिभाषा टाइप की है जो आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध करें कि जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर कोई भी प्रकाश आपतित हो रहा है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो ब्रूस्टर का नियम लिखते हैं सबसे पहले। क्या है नियम, एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है और इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। इस आपतन कोण को ही ध्रुवण कोण IP, जिसे IP से शो कर रहे हैं, कहते हैं। और ध्रुवण कोण तो IP हो गया। इसके बाद ब्रूस्टर ने बोला था कि जो अपवर्तनांक n होता है वो n बराबर 10 IP होता है। तो ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करो। इसने बोला कि कोई प्रकाश आया, जैसे ही वो इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो थोड़ा सा अपवर्तित हो जाएगा और कुछ भाग उसका परावर्तित होगा। तो जो हमारा प्रकाश आ रहा था स्टार्टिंग वाला वो नॉर्मल प्रकाश था जो चारों दिशाओं में फैलता हुआ आ रहा था, जैसे कि आप एरो में देख पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही परावर्तित हुआ तो देखा गया कि परावर्तित प्रकाश जो है वो पूरी तरीके से समतल ध्रुवित हो गया। समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब केवल एक दिशा में कंपन करता हुआ प्रकाश, केवल एक दिशा में। अब वो कंपन लंबवत भी हो सकते हैं, समांतर भी हो सकती हैं। तो बस जिस कोण पे ये हरकत हो रही थी, जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से समतल ध्रुवित हो गया, उसको ही नाम दिया गया ध्रुवण कोण। और प्रयोग से ये देखा गया कि ये n बराबर 10 IP होता है, ठीक है। n क्या है, अपवर्तनांक है, IP ध्रुवण कोण है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये लंबवत कैसे होता है। तो स्नेल का नियम आप जानते हो, n इज इक्वल टू होता है sin IP अपॉन sin R, मतलब जो आपका अपवर्तन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ठीक है, उनके बराबर। अब यहाँ पे जो कोण है ये IP है और ये वाला R हो गया, तो समीकरण 1 बना ली। समीकरण 1 कहता है n बराबर ये, समीकरण 2 कहता है n बराबर ये, तो हम दोनों को ही बराबर रख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से 10 IP को हमने sin IP अपॉन sin R के बराबर रख लिया। अब 10 बराबर सब जानते होंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे 10 IP को मैं sin IP अपॉन cos IP लिख सकता हूँ। sin IP से sin IP शॉर्ट हो जाएगा, केवल बचेगा cos IP बराबर sin R। अब जैसे ही तुलना करूँगा तो आपको पता है कि ये cos IP है, इसे cos 90 माइनस R करके लिखा जा सकता है। तो तुलना करने पे IP इज इक्वल टू 90 माइनस R आएगा और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से R इधर जाके प्लस का हो जाएगा कि IP प्लस R इज इक्वल टू 90, मतलब जो परावर्तित किरण है और अपवर्तित किरण है परस्पर लंबवत है। परावर्तित किरण
और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विवर्तन से आप क्या समझते हैं? विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर लिखो। अब विवर्तन की परिभाषा सबसे पहले हेडिंग डालेगी। क्वेश्चन में जैसा बोल रहा हूँ उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रयोग से देखा गया कि ये मान लो हमारे पास कोई बैरियर है। अब प्रकाश जो है हमारा वो नॉर्मल ऐसे सोचा जाता है सीधा ही जाता है, तो यहाँ प्रकाशित होना चाहिए था सीधी रेखा में, लेकिन ये देखा गया कि प्रकाश गया तो ऐसे लेकिन थोड़ा सा तिरछा हो गया, यहाँ उजाला करने लग गया। तो इसका मतलब वो छिद्र यहाँ किसी तीक्ष्ण किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ गया और इस मुड़ने की घटना को ही विवर्तन नाम दिया गया। तो विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर भी देख लेते हैं फटाफट से। विवर्तन एक तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। मतलब एक ही तरंगिकाएं आएगी और उसके जो विभिन्न बिंदु हैं, ठीक है, द्वितीय तरंगिकाओं के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली तरंगाग्र पे प्राप्त हो रहा होगा। व्यतिकरण क्या होता है? दो अलग अलग कला संबंध स्रोत, दो अलग अलग कला संबंध स्रोतों से प्रकाश आएगा और उनका अध्यारोपण होगा, तब जाके प्राप्त होगा। विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती, ये हो भी सकती हैं और नहीं भी। सॉरी। विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती है। कहने वाला यह है कि जो विवर्तन प्राप्त होगा हम लोगों को, ठीक है, तो उसमें जो दीप्त फ्रिंज है उसकी तीव्रता घट रही होगी, यानी कि पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी, फिर थोड़ी स्लो, फिर और स्लो, फिर बहुत ज़्यादा स्लो, फिर बहुत ना के बराबर दिख रही होगी। यहाँ पे तीव्रता एक जैसी ही बनी रहेगी, फ्रिंज एक ही तीव्रता का होगा। जो आपको पहले दिख रहा था वही डार्कनेस पहले भी दिखेगी, बाद में भी दिखेगी, हर बार वही दिखेगी। तो ये शॉर्ट में मैंने विवर्तन और व्यतिकरण को आपको समझाया। वैसे डिटेल टॉपिक थे, पढ़ाने में जब जाते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा आता है, तो यहाँ पे तो अभी हम वो नहीं कर रहे, आपको बस डिटेल में एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं इसका आंसर, ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं समझा रहे, आंसर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है धातु का कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाओ। तो देख रहे हो आप लोग कि वीडियो बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और हाँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट जो भी हमें देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, समझ लो बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं अभी इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूँ मैं सॉल्यूशनों की, सारे सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। और टाइम बचा तो मैथ के लिए भी कुछ सॉल्यूशन जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से। तो कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। W से प्रकट करते हैं इसे। मतलब मान लो आपको एक धातु का टुकड़ा दिया गया और आपको पता है कि एक प्रकाश जैसे ही इस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब वो कम से कम ऐसी ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए इससे बाहर, वो इलेक्ट्रॉन बस निकल जाए, कम से कम इतनी ऊर्जा तो लगी जाए, ठीक है। यहाँ आप जैसे कहते हो ना, आप किसी ट्रक को धक्का दे रहे हो तो वो ट्रक बस थोड़ा सा हिल जाए, बस वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? कार्यफलन। तो कार्यफलन समझ में आ गया होगा, कम से कम ऐसी ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकले और जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो स्टार्ट हो, तो कार्यफलन होगा। नेक्स्ट है आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अब प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टाइन की कुछ होती है, ये हाफ mv² जो मैंने लिख रखी है, आप देख रहे हो, h म्यू माइनस म्यू ज़ीरो। अब ये समीकरण हमें क्या बता रही है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो पहला पॉइंट देखो, ये कह रहा है अगर म्यू लेस देन म्यू ज़ीरो, यानी कि जो म्यू जो है वो छोटा हो जाए, तो भैया मान लो इमेजिन करो म्यू का मान जो है 5 है और म्यू ज़ीरो तो उससे बड़ा है, तो जैसे ही आप घटाओगे 5 में से -6 करोगे तो माइनस का आ जाएगा 1। अब गतिज ऊर्जा जो है वो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। गतिज ऊर्जा तो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा जो पॉजिटिव ही होगी भाई, या तो फिर जीरो होगी या तो है ही नहीं ऊर्जा, या पॉजिटिव है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये करा तो हाफ mv² ऋणात्मक होगा, जो असंभव होगा। ये दर्शा रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि म्यू जो है वो धातु की दहलीय आवृत्ति म्यू ज़ीरो से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव असंभव है।
कहने का मतलब ये है कि अगर जो नॉर्मल प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति एक स्पेशल आवृत्ति, दहली आवृत्ति जिसे कह रहे हैं μ0, उससे कम होगी तो आपको कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चूँकि एक फोटोन धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित कर सकता है, तो जब आइंस्टाइन ने नियम दिया था तो उसने बताया था कि जैसे ही किसी धातु पे कोई प्रकाश आता है तो प्रकाश का आने का मतलब फोटोन आया, तो वो फोटोन अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन से समझौते के तौर पे देने की कोशिश करता है। वो कहते हैं यहाँ तो भैया पूरी ऊर्जा ले लो या फिर मत लो ऊर्जा। तो अब क्या होगा, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। क्योंकि तीव्रता का मतलब जितना ज़्यादा तगड़ा प्रकाश, ठीक है, जितने ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा चांसेस इलेक्ट्रॉन निकलने के, तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती है। समीकरण 1, ये समीकरण 1 बना लो इसे। तो समीकरण नंबर 1 जो है हम लोगों को ये क्लियर बता रही है, क्या चीज़ बता रही है कि हाफ mv² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, समानुपाती दिख रहा है क्लियर, ये देखो ये हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है। ठीक है, तो ये साफ पता चल रहा है, यहाँ पे इसने प्रूव करा। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन फोटोन इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो इनमें किसी प्रकार की समय पश्चिता नहीं होती। जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन की सतह को टच करेगा और एकदम इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी टाइम का लैग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले 2 सेकंड तक वो गर्म हो रहा है या 2 सेकंड तक बातचीत हो रही है, सीधा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा टच करते साथ ही। तो ये प्रकाश विद्युत आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखो। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल की जो परिकल्पनाएं हैं, डायरेक्ट हम उस पर आते हैं। पहला पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका जो कोणीय संवेग है वो कुछ ये होगा h/2π, इसका पूर्ण गुणज होगा। हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है स्मॉल r त्रिज्या की, वृत्तीय कक्षा में v वेग से घूम रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो mvr होगा, जो कि बराबर होगा nh/2π के। n यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, h प्लांक नियतांक है। इस प्रतिबंध को हम लोग बोहर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं, जो 1 मार्क्स के लिए अलग से पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट यही था। अब जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम लेगा, तो इसने बोला ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमेगा जो इस नियम का पालन कर रहा होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होगा, ठीक है, उन कक्षाओं में वो किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं कर रहा होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो वो ऊर्जा नहीं निकाल रहा होगा किसी भी तरीके से। इसलिए परमाणु का भी अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि जब ऊर्जा ही वेस्ट नहीं हो रही तो वो इलेक्ट्रॉन परमाणु और नाभिक में आके गिरेगा नहीं और आसानी से चलते ही रहेगा और कोई टेंशन नहीं बनी रहेगी। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि जब परमाणु को बाहर से हम ऊर्जा दे रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से सीधा ऊपर वाली कक्षा में जंप मार देता है। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारे पास परमाणु की कक्षा है, ये हमारे पास दूसरी कक्षा है। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी, कुछ ऊर्जा मिल जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अब ऊंची कक्षा में जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ कुछ समय तक रहेगा, जो लिखा हुआ है 10⁻⁸ सेकंड। उसके बाद तुरंत ही वो नीची कक्षा में आ रहा होगा। जब वो नीची कक्षा में आएगा ना, जब वो बैक मार रहा होगा कुछ इस तरीके से, जब वो इधर आ रहा होगा, तो वो अपनी ऊर्जा को कुछ इस तरीके से लॉस करेगा, यानी कि अपनी जो जितनी भी ऊर्जा उसने ग्रहण करके ऊपर गया था उसको वो उत्सर्जित करेगा EM तरंगों के रूप में बाहर आएगी। और ये तरंगें ही हमें चीज़ें दिखाती हैं, यानी कि अगर अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होंगी तो हमें प्रकाश देखने को मिलता है। तो अब जो ऊर्जा का जो अंतर होगा, हमने मान लिया नीचे वाली और ऊंची वाली जो कक्षा है उनमें ऊर्जा E1 E2 है, तो कुछ ये संबंध देखने को मिलेगा। hν जब हमने बाहर से ऊर्जा दी तभी वो ऊपर से नीचे गया, ठीक है, ऊपर से नीचे से ऊपर गया, और यहाँ से म्यू की वैल्यू कुछ ही आ जाएगी। इसे बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में ये बहुत बढ़िया करके टॉपिक समझना है ना, तो मुझे कमेंट कर देना, अलग अलग जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इसको आपको और मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, ऐसा लग रहा हो आपको कि ये और अच्छा पढ़ा जा सकता है या मैं थोड़ा और अच्छी कोशिश कर सकता हूँ समझाने की, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि प्लीज़ सर मेक दिस टॉपिक, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन है, एक स्वच्छ ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां प्रदर्शित करो और उनकी रेखाओं के लिए आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक डायग्राम सीधा लगा रखा है क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अलग अलग श्रेणियाँ दिखा रखी हैं। तो हाइड्रोजन की श्रेणी होती है जिसमें सबसे पहले लाइमन श्रेणी होती है जो n बराबर 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती रहती है, कुछ ये देख रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे आएगी। अब ये क्या होता है, देखो होता क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ होगा स्टार्टिंग में, जैसी इसे ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर भागते हुए कौन सी कक्षा में ऊपर जा रहा है वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से इसको किस तरीके की ऊर्जा दी गई है। अब ये ऊपर से नीचे पहली कक्षा में अगर आ रहा है, ऊपर से नीचे कोई सी भी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो जो EM तरंगें मिल रही थी वो सीरीज़ के रूप में मिल रही थी कुछ, जिसे लाइमन नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बामर सीरीज़ हुई। अब सेकंड वाले में अगर आता है तो हमें बामर सीरीज़, ऐसी पाश्चन, ब्रैकेट और फिर फुंड सीरीज़ मिली। तो 5 होती है, दिखाई तो यहाँ पे 3 है लेकिन 5 होती है। फॉर्मूले कुछ ये होंगे इनके, लाइमन, बामर, पाश्चन के, तो आप फॉर्मूले भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न चित्र में जो आपको एक NaND नंद गेट जुड़े हुए हैं, तो इन जो आपके परिपथ हैं इनके लिए द्वारा दी जाने वाली तर्क संक्रियाओं का अभी निर्धारण कीजिए, ठीक है। कुछ ये गेट दिए हुए हैं आपको, ये G1, G2, C, ये सब मैंने खुद लिखा है। तो जैसा पहला आप गेट देख रहे हो ये वाला, तो हमें पता है कि ये वाला जो गेट है वो नंद गेट है और इसने खुद बोल भी दिया है कि नंद गेट दिया हुआ है आप लोगों को। तो अब नंद गेट पहले वाले को जरा ध्यान से देखो, इसको G1 मान लिया हमने, इसका जो निर्गत है, निर्गत मतलब जो इसका आउटपुट होगा वो C है, ठीक है। नंद गेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A.B और उसके ऊपर बार, ठीक है। नंद गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट का जो होता है वो हमारा होता है A.B, नॉट का ऊपर बार लग जाएगा। तो इसका जो निर्गत C है वो कुछ ये मिलेगा हमें। अब ये C जो है वो डबल कनेक्टेड, यानी कि इसके वायर को पूरी तरीके से कनेक्ट करके एक दूसरे नंद गेट से जोड़ दिया। तो G2 भी नंद गेट है, तो इसका जो निर्गत ये वाला Y है उसमें ये यहाँ पे C और यहाँ पे C होता, तो C.C बार आता क्योंकि नंद गेट है, ठीक है। लेकिन अब ये सेम रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब एक बार तो ये C के ऊपर समीकरण 1 से ध्यान से देखो तो A.B का बार था ये वाला, एक बार ऊपर और है तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा और ये A.B मिलेगा हमें, जो हमें ये बता रहा है कि कौन सा गेट है, एंड गेट, क्योंकि फॉर्मूला किसका मिला लास्ट में, एंड गेट का। तो कुछ इस तरीके से पहला वाला होना था गेट वाले सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डायग्राम को फोकस करो फिर से। इस बार फिर हमें नंद गेट दिया है, ये वाला और दोनों को एक साथ कनेक्ट कराए, मतलब मैं कह सकता हूँ इसका निर्गत C है, तो C जो हो जाएगा वो A.A बार होगा, या इसे A बार भी बोल सकते हैं पहले वाले को। ऐसे जो D है इसका इनपुट कौन सा है, B है, तो मैं बोल सकता हूँ B.B बार या B के ऊपर बार, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जाके G3 से जुड़ रहा है, तो G3 का निर्गत क्या है, Y, तो Y इज इक्वल टू C.D बार, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जिस कारण से यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब C.D यानी कि A बार डॉट B बार और उसके ऊपर बार है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक थ्योरम होती है डी मॉर्गन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग बार अलग अलग हो जाएगा और बीच में डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस। तो बार के ऊपर बार होने से बार कैंसिल आउट हो जाता है और y इज इक्वल टू A प्लस B मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाला सॉल्व होगा, ठीक है। फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 2800 क्वेश्चन मिलेगा आपको। विभव मापी का सिद्धांत लिखो, इसकी सहायता से दो सेलों के EMF की तुलना करो और परिपथ आरेख बनाकर समझाओ। तो विभव मापी का सिद्धांत है, लेकिन उससे पहले हम संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। असल में विभव मापी एक प्रकार की युक्ति होती है। क्या होता है विभव मापी, पहले थोड़ा वो बता देता हूँ। विभव मापी क्या चीज़ है? विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग EMF की तुलना कर लेते हैं, विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। एक ऐसा यंत्र है
तो विभव मापी में समान मोटाई की 4 से 12 मीटर लंबाई की मैग्नीन की एक तार एसी होगी। ठीक है, तार एसी का यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं हम लोग, ए और सी, ये तार है हमारी एसी। क्लियर। तो एक तार है, ये बड़ी सी तार आप देख रहे हो एसी है, जो 1-1 मीटर लंबाई के फेरों के रूप में लकड़ी के तख्ते पर कसी रहेगी। कहने वाला ये है कि कुछ बड़ी तार होती है तो ये इस तरीके से कसी रहती है, बहुत बुक में इस तरीके से डायग्राम होगा। यहाँ पे हमने केवल इतना बड़ा डायग्राम इस तरीके से बना दिया। ठीक है, जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हो। अब इसके एक सिरे पे बैटरी वगैरह लगा दी है और एक सिरे पे हमने सेल लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेल इसलिए जोड़े हैं क्योंकि मुझे ईएमएफ की तुलना करनी है, तो मैंने वो वाला डायग्राम आपको बना के दिखा दिया। अब सिद्धांत हम डायरेक्ट आते हैं। सिद्धांत में क्या है, जैसे ही हम लोग इस कुंजी को ऑन करेंगे, ठीक है, एक कुंजी रहेगी, जैसी कुंजी को ऑन करेंगे तो अब इस पूरे वायर में धारा बहने लगेगी। ठीक है, जैसे मैं ए से सी तक जाऊंगा तो विद्युत विभव का मान घट रहा होगा। ठीक है, और तार में दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन है इसे विभव प्रवणता नाम दिया गया। ए से सी की तरफ बढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ विभव घटता जा रहा है, तो ये दूरी के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन आ रहा है इसे विभव प्रवणता नाम दिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जॉकी मिलेगी, जॉकी मीन्स एक विसर्पी कुंजी आपको दी जाएगी और आप उस विसर्पी कुंजी को इस तार में ऐसे करके फहराएंगे और हर एक पॉइंट पे फहराएंगे और देखेंगे कहाँ आपको शून्य विक्षेप स्थिति मिल रही है। शून्य विक्षेप स्थिति वाली गैल्वेनोमीटर जो लगा होगा, इसमें इसकी जो सुई है वो वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, कोई विक्षेप नहीं होगा। तो बस हमने मान लिया कि जे पॉइंट पर, कोई जे पॉइंट है वहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। तो शून्य विक्षेप स्थिति मान लो ए ये है और जे मैं इधर कहीं मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया इधर कहीं शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है। तो ए से लेकर जे तक की हम लोग क्या मान लेंगे, कोई दूरी मान लेंगे जो कि एल लंबाई मानी हमने, और विभव प्रवणता के मान ली। तो के इज इक्वल टू वी ए जे अपॉन एल होगा। यही क्यों होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो दूरी विभव तो होगी वी ए जी और दूरी एल हो गई लंबाई, यहाँ से वी ए जी के इंटू एल आ जाएगा। अब ये वी ए जी जो है वो ईएमएफ को नाप रहा होता है। यहाँ देखो लिख दिया है, बहुत मेन लाइन है कि शून्य विक्षेप स्थिति में ए जे के सिरों पे जो विभव होगा वो सेल की ईएमएफ के बराबर होगा, तो ई इज इक्वल टू के इंटू एल। ये सिद्धांत होता है विभव मापी का। क्लियर। यहाँ पे आपको पता चला कि किसी सेल का ईएमएफ विभव मापी की सहायता से कैसे निकल रहा है। भाई विभव मापी के लिए मुझे विभव प्रवणता पता होगी, शून्य विक्षेप स्थिति में वो लंबाई नाप लूँगा जहाँ मिल रही है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लूँगा। अब 2 सेलों की तुलना करनी है तो हमने मान लिया 2 सेल हैं E1 ईएमएफ का जिसकी शून्य विक्षेप स्थिति L1 लंबाई पे मिल रही है, एक E2 सेल है जिसकी L2 पे मिल रही है। तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले सेल के लिए ये समीकरण बन जाएगी, दूसरे के लिए ये, जैसे ही डिवाइड करूँगा के से के कट जाएगा, तो इस तरीके से तुलना हो जाएगी। इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये सॉल्व हो चुका है। तो 5 मार्क्स में इतना कुछ करना है, ढंग से काम करना है आप लोगों को 5 मार्क्स में। अथवा में क्वेश्चन था इसका, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम और आवश्यक परिपथ आरेख देखें। तो आपको 2022 का जो सॉल्यूशन मैंने बना रखा है चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा भाई इसका, वहाँ पे जाके देखो, पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। बायो सेवर्ट का नियम लिखो और इसके आधार पे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, अब कुंडली का अक्ष है ये, केंद्र नहीं है, ध्यान रखना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखें। 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो बायो सेवर्ट का नियम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंडली वाला भी है, अच्छा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करा रखा है मैंने। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रयोग से देखा गया कि एक वायर में उसके आसपास जैसी कंपास रखा तो कंपास में हलचल होने लग गई धारा बहने के कारण। तो ये पता चल गया था उस समय तक लोगों को कि एक धारावाही चालक में अगर हम धारा प्रवाहित कर दें तो उसके आसपास एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो भैया इसका कोई ना कोई मान भी होगा। तो अब बायो सेवर्ट ने बोला कि हम पूरे वायर के कारण तो नहीं बता पा रहे, पूरे वायर के कारण हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से भैया चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, लेकिन हाँ अगर इस वायर को छोटा सा भाग मान लें किसी चीज़ का, जैसे डेल्टा एल मान लिया, तो हाँ मैं बता सकता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। मतलब पूरे वायर के कारण तो नहीं, लेकिन इसके छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हैं। तो बस बायो सेवर्ट ने वही काम करा कि इसने धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के कारण
ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पे निर्भर कर रहा है। तो हमने मान लिया एक वायर है कुछ इस तरीके से लहराता हुई वायर मान लिया हमने, जिसमें आई धारा जो है कुछ बह रही है इस तरीके से। यहाँ पे आई दिखा देते हैं ताकि और चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को। आई धारा बह रही है, ठीक है। इससे डेल्टा एल लंबाई हमने मान ली, छोटा सा लघु अवयव। आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है जिसमें मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ऐसा देखा गया कि विद्युत क्षेत्र जो है वो धारा के समानुपाती था, लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती। साइन थीटा, थीटा एंगल है जो आपका अवयव है क्षेत्र, सॉरी जो आपका लघु अवयव है डेल्टा एल और पॉइंट जो जा रही है उनके बीच का कोण, ठीक है। लघु अवयव और पॉइंट के बीच का जो कोण है वो है थीटा। तो साइन थीटा और दूरी आर स्क्वायर के समानुपाती देखा गया, व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे इसे, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। चारों समीकरण को मिलाऊंगा तो कुछ ये समीकरण प्राप्त होगी। समानुपाती का निशान हटते ही एक नियतांक आएगा μ0/4π। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये बायो सेवर्ट का नियम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो इसे। अब धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे या उसके कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो ये भी डेरिवेशन कर रखा है। तो बहुत मेहनत लगी है, देखो करने में टाइम तो लगता ही है इतना सारा, जब डिटेल में हम कर रहे हैं। आप देख रहे होगे कि केवल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो में बोला तो वो बात आपको लग रही होगी कि डिटेल सॉल्यूशन नज़र आ रहा है आपको, पेपर में किस तरीके से करना है, हर एक लाइन थ्योरी वो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी करना ताकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आती रहे। तो बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें एक रिंग दी है, ठीक है, कोई कुंडली दी है। हमने मान लिया कि भैया कुंडली में जो धारा है वो कुछ ऐसे बह रही है, कुछ इस तरीके से, एरो इधर की तरफ है, क्लियर। और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए है, ठीक है। तो बस माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसमें आई एम्पीयर की धारा चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। कुंडली की अक्ष ये वाली अक्ष है, इससे एक्स दूरी पे कोई बिंदु पी यहाँ पे देखो मान रखा है, ये देखो इसकी अक्ष से एक्स दूरी पे ये बिंदु पी है इधर, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कुंडली पे ये लघु अवयव है, छोटा सा अवयव, जैसा कि बताया कि हम एक साथ एकदम नहीं बता सकते, लेकिन इनके लघु अवयव के कारण छोटे छोटे भागों में जो इसे तोड़ देंगे तो इसके कारण मैं बता सकता हूँ। तो बस डेल्टा एल मान लिया लघु अवयव, और इससे जो दूरी है उस पॉइंट की वो आर मान ली, देखो यहाँ पे आर दिखा रखी है दूरी, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम फटाफट बोल देगा कि इस लघु अवयव के कारण पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, μ0 I डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपको अभी ऊपर मैंने बताया। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बनता है, या आप दाएं हाथ का नियम किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे साइन 90 रखते साथ ही कुछ ये समीकरण बन जाएगी। अब ध्यान से देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो आ रहा है उसकी दिशा कुछ ऐसी है। अल्फा कोण इधर बन रहा है तो इधर भी अल्फा कोण बनेगा और इधर भी अल्फा कोण बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अल्फा ही मान के चल रहे हैं हम लोग। संगत कोण के कारण या शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये बराबर हो जाएंगे, जिस कारण से आपको घटक करने आने चाहिए। अब ये हमारा डेल्टा बी है, तो ये वाला जो घटक बनेगा, ये वाला, ये कौन सा बनेगा, डेल्टा बी कॉस अल्फा। और ये वाला डेल्टा बी है ऊपर की तरफ, तो ये वाला घटक कौन सा बनेगा, डेल्टा बी कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा से जो लाइन टच हो रही होती है वो कॉस में जाती है। और स्ट्रेट वाला बनेगा डेल्टा बी साइन अल्फा, ठीक है। ये दो, इसके लिए भी देखो ये वाला साइन अल्फा और इस वाले के लिए भी ये साइन अल्फा, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो बस हमने लिख दिया शॉर्ट में कि ये तो भैया कैंसिल हो गया, क्यों, देखो ये विपरीत दिशा में और ये विपरीत दिशा में तो जीरो, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इसको ऐड करके आएगा केवल साइन अल्फा वाले के कारण। तो डेल्टा बी का मान मैंने उठा के समीकरण 1 से रख दिया। साइन अल्फा A/R होगा, डायग्राम में देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के सामने लंब जो होगा वो A होगा और जो कर्ण होगा वो R होगा, तो A/R, ठीक है। ये कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नियतांक है वो बाहर आ जाएगा, तो सारी चीज़ें ये सब नियतांक ही हैं, बस केवल किसको छोड़ के, डेल्टा एल को, क्योंकि आप देखो डेल्टा एल हमने ये माना था, लेकिन सब डेल्टा एल को जब मैं जोड़ता रहूँगा, इसको इसको इसको, पूरी कुंडली बन जाएगी, इसलिए केवल इसका समाकलन होगा। जो जोड़ते जोड़ते में पूरी परिधि आ जाएगी इस कुंडली की 2πa। सॉल्व करने पे आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे a² + x² 1/2 होगी। त्रिभुज जो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में, तो r बराबर a² + x² और अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे,
एन फेरो के लिए बस एन से गुणा करनी है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी, लेकिन आंसर प्रॉपर लेवल का बताया आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़। और हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वें का अथवा क्वेश्चन दूसरा वाला मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जो बहुत प्रॉपर लेवल के मुझे लग रहे हैं। केवल 29वें का अथवा मैंने छोड़ रखा है, याद रखना। इसके बाद 30वें में भी मैंने खाली एक पहला वाला क्वेश्चन करा रखा है, इसका अथवा वाला नहीं करा रखा, वो मैं आपको अगले पेपर के सॉल्यूशन में कराऊंगा। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण को समझाओ, आवश्यक प्रतिबंध भी लिखो और यंग का प्रयोग समझाते हुए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो भी ली जा सकती है, लेकिन यहीं आपको सॉल्यूशन पूरा दिया जा रहा है। तो व्यतिकरण क्या होता है? जब माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ चल रही हों और उनका अध्यारोपण हो जाए। कहने का मतलब यह है कि एक साथ ये दो तरंगें आपने चलाई, ये दोनों तरंगें कुछ आगे जाके अध्यारोपित होगी, मतलब एक के ऊपर एक आगे जुड़ गई एक दूसरे से, ऐसा मान सकते हो। तो देखा गया कि कुछ पॉइंट पे तो तीव्रता बहुत ज़्यादा देखी गई और कुछ पॉइंट पे तीव्रता बहुत ही कम पाई गई। कहने का मतलब एक और ऐसे समझो, इस तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चेंज करके डायग्राम। मान लो एक तरंग आपने y बराबर 4 उसकी छोड़ी, एक तरंग आपने छोड़ी y बराबर 2 की। तो जब इनका अध्यारोपण होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी, जब y1 + y2 हो जाएगा तो ये जुड़ के 6 आना चाहिए था, लेकिन ये 6 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो माध्यम के इनका जो योग करा इनकी तीव्रताओं का अलग अलग, तो उससे भिन्न ही प्राप्त हुआ कुछ। अब कुछ पे तो जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉइंटों पे तीव्रता बहुत अधिक पाई गई और कुछ पे बहुत कम पाई गई, तो इस घटना को व्यतिकरण नाम दिया गया। ठीक है, उनके योग के बराबर नहीं आई वो तीव्रता, कुछ पे तो ज़्यादा आई 7, 8, 9, 10, कुछ पे तो बहुत ही कम 0, 0, तो इसी घटना को व्यतिकरण नाम दिया गया। आवश्यक प्रतिबंध आप देख पा रहे हैं, ये हैं आपके सारे आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, इन्हें याद कर लेना। डायरेक्ट अब हम यंग के प्रयोग पे चल रहे हैं, फ्रिंज चौड़ाई। तो यंग के प्रयोग में क्या मान लिया हमने? एक एस छिद्र मान लिया, कोई एक पर्दा होगा छिद्र, यहाँ से एक वर्णी प्रकाश आया। अब वो एक वर्णी प्रकाश, उसके आगे समान दूरी पे S1 S2 हमने 2 छिद्र और मान लिए। ठीक है, अब S1 से एक प्रकाश की किरण चली, S2 से भी एक चली, जो पॉइंट P पे कहीं क्या उत्पन्न कर रही होगी? व्यतिकरण फ्रिंजें बना रही होगी, हमने ये मान लिया। चलेंगी बहुत सारी किरणें, लेकिन हमने मान लिया एक S1 है और एक S2। ठीक है, अब S1 जो है वो थोड़ा ऊपर है, S2 थोड़ा नीचे है, तो S2 को P तक पहुंचने में, जो ये किरण है इसको पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, किसकी तुलना में? S1 P की। तो जो पथांतर होगा इनके बीच वो कुछ इस तरीके से गिवन होगा। ये इतना एक्स्ट्रा चल के आ रही है, जो मैंने डॉट डॉट करा इतना, अगर ये हटा दें तो ये दूरी बराबर हो जाएगी ना। तो हमने मान लिया कि जो स्लिट है इनके बीच की दूरी जो है ये D है, S1 S2, और पर्दे की जो दूरी है वो ये D दिखा रखी है कैपिटल। तो बिंदु P पर जो फ्रिंज बन रही है हमारी, तो पथांतर जो होगा, जैसे मैंने बोला इतना अंतर है S2A। ठीक है, ये फालतू का इतना अंतर आ गया। अब ये कैसे आएगा? S1P में से, सॉरी S2P में से, S2P में से आप ये वाला घटा दो, S1P घटा दो, तो इतनी चीज़ आपको मिल जाएगी। देखो जो मैं हटा रहा हूँ, अगर इस पूरे वाले में से, फिर से एक बार रुको, इस पूरे वाले में से इतनी चीज़ घटा दी जाए, ये जो आप देख रहे हो किसके बराबर है? S1P के, तो हमें S2A मिल जाएगा नीचे वाला। तो वही चीज़ करी हमने जो S2A के बराबर होगा। अब दो त्रिभुज लिए S1 S2A, S1 S2 और A, यानी कि एक त्रिभुज ये वाला हो गया हमारा। सेकंड है PCO। ठीक है, अब PCO हमारा जो है दूसरा है, C जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, इधर वाला, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो PCO हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुजों में आपको पता है थेल्स की एक प्रमेय लगती है जो कहती है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमने इसकी भुजा मान ली S2A, इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज की जो भुजा होगी वो होगी S1 S2, ये बराबर होगा O से लेके P तक की जो भुजा है, जैसे इसकी S1 S2 थी, S2A, इसकी PO, और ऐसी C से लेके P तक की जो दूरी होगी ये वाली, ये हमारी क्या कहते हैं, इनका अनुपात कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब CO जो है वो बहुत बड़ी दूरी है इस स्लिटों के बीच की तुलना में, तो इसको हम लोग CO को CP के बराबर मान लेंगे। ठीक है, C से लेके P तक की दूरी के बराबर मान लेंगे ये, और ये दूरी सेम सेम मान लेंगे। CP की जगह में CO रख के सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो हमारा इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। S1 S2 D है,
OP x है, CP d है। पथांतर कुछ ही आ जाएगा। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति कुछ ऐसे मिलती है m लैम्डा के बराबर। तो फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों के अंतर होते हैं। तो xm यानी कि एक फ्रिंज को मैंने मान लिया m जगह पे बन रही है और दूसरी फ्रिंज m+1 जगह पे बन रही है। तो m के लिए कुछ ही आ जाएगी, इसके लिए ये माइनस करते साथ ही w ही आ जाएगा। तो हमारा फ्रिंज चौड़ाई कुछ ये प्राप्त होगी। तो ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 2020 का। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो आप गैस करो किस पे आएगी, ठीक है। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना किस पे आप वीडियो आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊँगा। तो केमिस्ट्री पे भी वीडियो आ सकती है और फिजिक्स पे, जैसा कि 2020 का सॉल्यूशन बन गया पूरा, 22 का पूरा बन चुका है सॉल्यूशन। तो आप उन दो वीडियो को देखो। इसके बाद भी आपको 2019 का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।